फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। ये है एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज के तहत आज हम लोग 11th क्लास का जो भूगोल है उस किताब को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखिएगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न आया, आखिर क्यों एनसीईआरटी का वीडियो मुझे प्रस्तुत करना पड़ रहा है, और लाइन टू लाइन हम पढ़ करके आप लोगों को बताएंगे ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, किन किन तथ्यों को शामिल करके एक प्रश्न आजकल तैयार किया जा रहा है। वन लाइनर पढ़ने से अब सफलता मिलना बिल्कुल दिक्कत है दोस्तों। खास करके बीपीएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया जा रहा है, चाहे वो टीचर का हो या फिर बीपीएससी पीसीएस वाला हो या फिर रेलवे हो, वन लाइनर पढ़ के अब सफलता अर्जित करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आज भूगोल से स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी दिन भूगोल का या फिर एक सप्ताह लगातार भूगोल का देंगे, फिर हिस्ट्री का देंगे, फिर आप लोगों को पॉलिटी का देंगे, फिर आपको साइंस का देंगे। निश्चित रूप से लाइन टू लाइन पढ़ने की आदत यदि सिर्फ आपको लग गई तो सफलता आपके कदम को चूमेगी निश्चित रूप से। तो देखिएगा, आज भूगोल जो है ये विषय सूची के तहत मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, जहाँ हम ये आपको प्रस्तुत करेंगे यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। एनसीईआरटी से ही सेट किया जा रहा है और लाइन टू लाइन ही उठा करके दे दिया जा रहा है। आप देखिए, मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, प्रतिदिन देखिएगा। हो सके तो मैं 2 वीडियो प्रस्तुत करूंगा यदि आप लोग को लगे कि ये यूजफुल है, क्योंकि सभी किताब खरीदना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं आप लोग को 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और एक चैप्टर को 2 दिन 3 दिन में मैं कवर करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। देखिएगा, इस चैप्टर के तहत, इस बुक के तहत मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में क्या आखिर इसका इम्पोर्टेंस है, इस चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित कौन कौन सी सिद्धांत है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण कितने कितने भूभाग पे है और कितने कितने प्रतिशत पर है, और भू आकृतियाँ, खनिज और शैल, भू आकृति प्रक्रियाएं, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। और जलवायु में देखिएगा वायुमंडल का संगठन, यहाँ से देखिए इस बार टीचर वाला में पूछा गया है। सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। उसके बाद देखिएगा 5 में जल यानी महासागर, महासागरीय जल संचलन, और पृथ्वी पर जीवन, जैव विविधता एवं संरक्षण। सारे इंपॉर्टेंट यानी 16 चैप्टर है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग पहले चैप्टर को देखने वाले हैं, और यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं और यदि आप लोग अपना विश्वास जताते हैं तो निश्चित रूप से मैं प्रतिदिन आपके समक्ष 1-2 वीडियो लेकर के आऊँगा, जो आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की आदत, कैसे लाइन टू लाइन पढ़ें, कैसे ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करें, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। चलिए इसको हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ करके दिखाते हैं। वैसे मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ तो मैं अंडरलाइन किया हूँ, आप भी उससे समझ सकते हैं कि अंडरलाइन कहाँ करने की ज़रूरत होती है। देखिएगा, आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। आप अपना भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। जैसे भूगोल का जो अध्ययन होता है एक स्वतंत्र विषय के रूप में होता है, तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण यानी पृथ्वी का जो भौतिक वातावरण है, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करने का काम हम लोग भूगोल में करते हैं। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का जो भौतिक वातावरण है, मानव जो यहाँ रहता है उसकी जो क्रियाएं हैं और उनका जो आपस में संबंध है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन हम लोग भूगोल में ही करते हैं। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, या आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आखिर ये भूगोल क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है, तो हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं।
आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हम तकनीकों का विकास किया और प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना व्यवहार उत्पादन प्रारंभ किया। कहने का मतलब है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले हम लोग कंप्लीटली जंगली टाइप के थे, यानी जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव था, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी का विकास जी ही किए त्यों ही हम अपने संसाधनों जैसे भूमि का, मृदा का, जल का उपयोग कर अपना आहार उत्पादन करना प्रारंभ कर दिए। जब टेक्निक नहीं था तो हम ये सभी चीजें नहीं कर पाते थे। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। पहले लोग वृक्षों का खाल पहनते थे, लेकिन अब हम लोग सीजन के हिसाब से वस्त्र पहनते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नताएं वाली सभी शक्तियों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए कि आखिर धरातल पर ये सभी विविधताएं क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे सत्यता क्या है। इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए ही हम लोग भूगोल पढ़ते हैं। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी भूगोल हम क्यों पढ़ें, तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की जलवायु अलग अलग है, विभिन्न भागों की मिट्टियां अलग हैं, विभिन्न चीजें अलग अलग देखने को मिलती है। इन विविधताओं को समझने के लिए हमें भूगोल पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आपको अब कैसे दिमाग में आ गया होगा कि भूगोल क्यों पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की विविधताएं, इन विविधताओं को समझने के लिए हम लोग भूगोल पढ़ते हैं। इससे आपने मानचित्र में परिवर्तित गोलक यानी ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। धरातल के उसके बाद आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक तथा भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आपका अगला प्रश्न ये पूछना आप चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता है। यानी कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है तो कहीं झील है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं वन है तो कहीं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का जो संकेत निहित होता है, इसी में भूगोल में होता है। यानी कि भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इतनी जो विविधताएं देखने को मिलती है कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार, ये सारी विविधताएं क्यों होती है, इन तमाम चीजों के बारे में अध्ययन कहाँ करते हैं, तो भूगोल में ही करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक वैज्ञानिक ने किया था, ग्रीक विद्वान ने किया था। ये क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। यानी इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। और यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो प्लस ग्रेफोस यानी कि जियो प्लस ग्रेफोस से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं।
तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरिटोस्थनीज ने किया था। आप इस तथ्य से परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए इनके प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नृ विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तक विधि तंत्र में भिन्न है, विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इनका निकट संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता दिखाई देती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। यानी कि भूगोल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन तार्किक रूप में करने के लिए मदद करता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। आखिर क्यों भिन्न होते हैं, इसकी कारण का पता भूगोल से ही चलता है। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं का कारण होता है। आखिर क्यों है कहीं पर्वत तो कहीं पठार, कहीं मैदान तो कहीं समुद्र, इन तमाम चीजों के कारणों का अध्ययन भी भूगोलवेत्ता ही करते हैं। यानी कि किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की क्रय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में भी भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य एस्थेटिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। यानी ये सभी के सभी में गति होती है। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबंध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर था, अब ऐसा नहीं है। यानी भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। ये बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए। उसके बाद मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है और इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। इसमें तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश यानी प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्तन ला दिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो पाया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ही संभव हो पाया है। इससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्याय क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे आपने मिट्टी का सृजन किया तो मैंने कप का निर्माण किया। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थल का सृजन किया तो मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। प्रकृति और मानव के बीच यही संबंध सबसे बड़ी होती है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ।
इसने उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। कौन किया भाई? तो ये मानव। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रिया संबंध का अध्ययन करता है। यानी कि जैसे देखिए सारी चीजें प्रकृति की नहीं है। अब प्रकृति ने वृक्ष बनाया तो मानव ने क्या बनाया? टेबल कुर्सी और फर्नीचर बनाया। तो इस प्रकार मानव भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है। तो इसी का जो अंतरक्रियात्मक संबंध है यही भूगोल है। उसके बाद देखिएगा केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन भी करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित होता है। ये सब डायरेक्ट परीक्षा में डालता है दोस्तों, याद रखिएगा। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले तब प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं? कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका दोस्तों। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है? एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोध क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण की प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच सहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। अब आप ये सोचते होंगे कि इससे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। आप लगातार यदि इसको पढ़ते रहिएगा तो जब परीक्षा में बैठिएगा तो आपको लाइन टू लाइन वहां पे लड़ेगा, कहीं ना कहीं होगा। उसके बाद देखिए भूगोल एक समाकलन इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि भूगोल एक समाकलन इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में कैसे है। देखिए भूगोल एक संश्लेषणात्मक यानी सिंथेसिस विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति हॉलिस्टिक होती है, यानी होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। विश्व क्या है? एक दूसरे पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विषय से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है। इन तमाम चीजों से ये हम कह सकते हैं कि ये भूगोल इंटीग्रेटिंग है। उसके बाद देखिएगा तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है। श्रव्य दृश्य माध्यमों एवं सूचना तकनीकी के आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक तथा या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य यथार्थता को ज्ञात करना, यानी सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य होता है यथार्थता का ज्ञान करना। आपको पूछेगा सभी प्रकार के विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? यथार्थता को ज्ञात करना। किसी भी ऑब्जेक्टिव में आपको ये नहीं मिलने वाला है। भूगोल यथार्थता से जुड़ी तथ्यों के सहचर्य को बहुत गंभीर बनाता है। अब रेखाचित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए। ये मैं आपको रेखाचित्र आगे दिखाऊंगा क्योंकि इनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा
भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणों एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते हैं। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की है, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। यानी सामुद्रिक खोज के कारण भी बहुत ज्यादा हम लोग विकास किए हैं। भौगोलिक तथ्यों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ अ स्थान अब भो से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अ स्थान भो से 2 घंटा दूर है यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए, या 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल यात्रा से की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखा चित्र ये संख्या 1.1 विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। यह संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। इसके बारे में आप अगले वीडियो में जानकारी लीजिएगा। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चूंकि टेक्स्ट बुक में प्रत्येक चैप्टर का उपलब्ध कराऊंगा, निश्चित रूप से यह सफल होने में आपको बहुत मदद करेगा। मात्र जो है 20 से 22 मिनट आप मेरे साथ रहिएगा। निश्चित रूप से चैप्टर का लाइन टू लाइन पढ़ने का आदत मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।